हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर सेमेस्टर थर्ड केमिस्ट्री सब्जेक्ट के यूनिट नंबर थर्ड के 30 इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज लेकर, जो आपको कल के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ऐसी पूरी पूरी संभावना रहने वाली है। अगर ये डिक्टो नहीं मिलते हैं एमसीक्यू, तो इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको 100% कल के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इन एमसीक्यूज का अपन सॉल्यूशन करते हैं, इनको समझते हैं, इनके आंसर्स देखते हैं। तो फिर देर किस बात की, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो सब आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आ जाइए, जल्दी से बात करते हैं अभी एमसीक्यूज की। तो सबसे पहला एमसीक्यू है यूनिट नंबर सेकंड का, और यूनिट नंबर सेकंड क्या है मैं बता देता हूं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, रेडियो केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और इन चारों पार्ट्स के 30 एमसीक्यू मैं आपके लिए यहां लेकर आया हूं। और सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, सबसे पहला जो है वो है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की बात की गई है, कौन होता है। तो बच्चों, आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ईसीएस, जिसमें कहते हैं हम बात करते हैं ई नॉट रिडक्शन की, मानक अपचयन विभव की बात करते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल की बात करते हैं, और कहते हैं कि जब सीरीज में लिथियम से और फ्लोरीन तक नीचे की ओर आते हैं तो ई नॉट रिडक्शन का मान पॉजिटिव हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, और बढ़ने से ऑक्सीडेशन जो पावर होती है, ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होती है वो बढ़ती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, ए, अधिक धनात्मक ई नोट वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा। नेक्स्ट है उसका उल्टा है, सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन होता है। सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन होता है, वो आपको बताना है। तो सुन बेटा, अधिक ऋणात्मक ई नोट, इधर है अधिक धनात्मक ई नोट, इधर है अधिक ऋणात्मक ई नोट। सबसे प्रबल अपचायक होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम होता है। क्लियर है मेरी बात सभी बच्चों को, अरे हाँ कि ना। तो माइनस वाला तो क्या होगा, अपचायक, और प्लस वाला क्या होगा, ऑक्सीकारक, ऐसा हमने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, फ्रोस्ट आरेख में सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है। फ्रोस्ट आरेख सोचो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा ही जाएगा कि फ्रोस्ट आरेख में सबसे निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है। तो बेटा इसमें सबसे निचला बिंदु, मतलब जिसके लिए डेल्टा जी नोट अपॉन एफ का मान नेगेटिव होता है ना, जो ग्राफ के नीचे आता है, जो ग्राफ के नीचे यहां आता है, कुछ ऐसे तो बनाया होगा आपने ऐसे करके, अरे हाँ कि ना। तो ये ग्राफ के नीचे आता है, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, याद रखना है, सबसे निचला बिंदु दर्शाता है। नेक्स्ट है, लैटिमर आरेख में क्या दर्शाया जाता है। लैटिमर आरेख में क्या दर्शाया जाता है, तो दर्शाया जाता है बेटा मानक अपचयन विभव ई नॉट रिडक्शन दर्शाया जाता है, याद रखना है, सी को यहां मार्क करना है। क्लियर है बात। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं, तो फिफ्थ क्वेश्चन बेटा क्या है, फिफ्थ अपने पास पोरबैक्स आरेख किनके बीच बनाया जाता है, वो आपको बताना है। तो पोरबैक्स आरेख बनाया जाता है पीएच और पोटेंशियल विभव के मध्य बनाया जाता है, ये आपको भली भांति याद रखना है। नेक्स्ट है, पोरबैक्स आरेख का मुख्य उपयोग किया जाता है, क्षरण किया जाता है, डीके में किया जाता है, क्षय में किया जाता है, क्षय में कि नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो उसके लिए किया जाता है इसका अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेडॉक्स साइकिल का उपयोग होता है। रेडॉक्स साइकिल का उपयोग किसमें किया जाता है, वो आपको समझाना है। तो सुन लीजिए, अज्ञात ई नोट ज्ञात करने में, अगर किसी का ई नोट रिडक्शन ज्ञात नहीं है तो उसके लिए आप रेडॉक्स साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जल में सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था वह होगी जिसकी क्या बेटा, जिसकी डेल्टा जी का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। डेल्टा जी का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा,
वो क्या होगा, सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यदि ई नोट सेल धनात्मक हो तो अभिक्रिया होती है। ई नोट सेल धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो क्या कहना है आपको, अस्वस्फूर्त होगी। तो कहते हैं ना डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी बराबर नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, स्वतःस्फूर्त होती है, ठीक है। और जब डेल्टा जी बराबर क्या होगा, जीरो होगा, तो साम्य अवस्था संतुलन अवस्था में होती है। आपसे पूछा गया धनात्मक, तो धनात्मक के लिए मार्क किसको करना है, अस्वस्फूर्त को मार्क करना है। इस बात का आपको भली भांति ध्यान रखना है। क्लियर यहां तक की मेरी बात। नेक्स्ट है, धातुओं का निष्कर्षण आधारित है किस पर, रेडोक्स अभिक्रियाओं के ऊपर आधारित होता है बेटा। किसके ऊपर आधारित होता है, रेडोक्स अभिक्रियाओं के ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। क्लियर यहां तक की मेरी बात। नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डेल्टा जी और ई नोट का संबंध होता है। डेल्टा जी और ई नोट का संबंध आपको बताना है, तो सुन लीजिए, डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल। इलेक्ट्रोड हो तो इलेक्ट्रोड, तो देख लो कहीं लिखा है क्या, अरे बेटा कहां लिखा है, ए में ही तो लिखा है, तो ए को मार्क करना है। क्या है, लैटिमर आरेख से ज्ञात करते हैं। लैटिमर आरेख से क्या ज्ञात किया जाता है, ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा, लैटिमर आरेख के द्वारा। अरे मोस्ट एमसीक्यूज आपके लिए लेके आया हूं, ये एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू रहने वाले हैं। और पिछले जो कुछ सालों के पेपर हैं जो डिपार्टमेंट में हुआ करते थे, उन सभी का एनालिसिस करके, उन सभी का निचोड़ निकालकर ये एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हैं। ये नहीं तो इनसे रिलेटेड एमसीक्यू आपको 100% कल के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो हल्के में नहीं लेना बेटा, हल्के में नहीं लेना है, मुझे भी और मेरे बनाए गए इन एमसीक्यूज को भी। नेक्स्ट देखिए, लिक्विड अमोनिया में एल्किली मेटल, मतलब बच्चों क्षार धातु की बात चल रही है, घुलने पर सॉल्यूशन का रंग कैसा होता है वो आपको बताना है। तो कैसा रंग होता है, नीला। आज ब्लू है पानी, पानी नीला हो जाएगा, समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट है, लिक्विड NH3, मतलब द्रव अमोनिया की बात चल रही है, में ब्लू कलर किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन, जो पानी में घुलते हैं इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स, उनके कारण आता है ये कलर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एमसीक्यू की, तो लिक्विड NH3 द्रव अमोनिया एक सोलवेंट होता है। कैसा होता है बताओ, दिखा, जल्दी से कमेंट करो बेटा, इसके लिए जल्दी से कमेंट करो, कैसा होता है बेटा। ये प्रोटिक होता है, प्रोटॉन दिख रहे हैं ना, हाइड्रोजन दिखे तो प्रोटिक सोलवेंट। जबकि लिक्विड SO2 किस प्रकार का सोलवेंट होता है, तो ये एप्रोटिक होता है। ये कैसा होता है, एप्रोटिक, कोई प्रोटॉन नहीं है यहां पर। क्लियर यहां तक की बात। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट है बेटा अपने पास, नॉन एक्वस सोलवेंट की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि बेटा पानी में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। हर रिएक्शन ऐसी नहीं होती जो पानी में पॉसिबल हो जाए। कुछ जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन करवानी है, तो वो तो ऑर्गेनिक सोलवेंट में डिजोल्व होंगे, तो वो पानी में थोड़ी डिजोल्व होंगे। तो बेटा उनके लिए हर जगह पानी अवेलेबल है नहीं, पानी में रिएक्शन कर नहीं रहे हैं, तो पॉसिबल है नहीं उनके लिए, तो इस वजह से यहां काम में लिया गया है। नेक्स्ट अपने पास है, एल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। अपचायक क्षमता, अपचायक जो रिएजेंट होते हैं, अपचायक जो एजेंट होते हैं उनकी तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, बेटा, लिक्विड SO2 में अच्छे से डिजोल्व होते हैं। कौन होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड से, सह संयोजक जो यौगिक होते हैं वो अच्छे से क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। मैंने इस तरह के क्वेश्चन क्यों रखे हैं, मैंने इस तरह के क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम दोनों आसानी से क्या कर सके, रिलेट कर सके। नेक्स्ट बेटा अपने पास है, नॉन एक्वस सोलवेंट का प्रमुख लाभ क्या है। प्रमुख लाभ आपको बताना है, तो क्या बताना है, हायर रिएक्शन रेट मिलती है। यहां रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कब, नॉन एक्वस सोलवेंट्स में। नेक्स्ट आ जाइए 21 नंबर क्वेश्चन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो बेटा ये रहा नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। तो न्यूक्लियन को मार्क आपको क्या करना है। नेक्स्ट है, समस्थानिक में कौन सी संख्या समान होती है। समस्थानिक, इसमें परमाणु संख्या समान और परमाणु भार, एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो बी को आपको क्या करना है, मार्क करके आना है यहां पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट है,
संभारिक में कौन सी संख्या समान होती है? तो द्रव्यमान संख्या समान होती है, जबकि परमाणु संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, समन्यूट्रॉनिक में कौन सी संख्या समान होती है? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात? नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो अर्धायु काल हाफ लाइफ का सूत्र है। तो ये जो अर्धायु काल दिया गया बेटा, ये दिया गया है रेडियो एक्टिव डीके के लिए, रेडियो एक्टिव 6 के लिए दिया गया है। और ये रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया को फॉलो करता है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अपने पास हाफ लाइफ या टी हाफ होता है वो होता है K1। अब K1 की जगह क्या आ जाएगा? रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट लैम्बडा। तो देख ले, ये बना हुआ है किसमें? बी में बना हुआ है। हो गया अपना काम, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं यहां पे। डन है क्या? अरे डन है क्या बेटा? नेक्स्ट देखो, द्रव्यमान दोष क्या है बेटा? द्रव्यमान दोष। द्रव्यमान दोष से क्या प्राप्त होता है? परमाणु त्रिज्या प्राप्त होती है बेटा। क्या प्राप्त होती है? परमाणु त्रिज्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? किस प्रकार के रेडियोधर्मी 6 में नाभिक हीलियम निकलता है? हीलियम नाभिक निकलता है किसमें? सुनो, अरे अल्फा 6 में तो ही निकलता है, अल्फा डीके में ही तो निकलता है। तो ये आपको मार्क करना है। नेक्स्ट अपने पास नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? भारी नाभिक टूटते हैं बेटा। विखंडन मतलब क्या? टूटना ही तो होता है। टूटेंगे कौन? अरे मेरा दिल पहले से टूटा, मुझे कौन और तोड़ेगा? समझ रहे हो बात को? रियलाइज कर रहे हो? अरे जो पहले से टूटा हुआ है उसको कौन तोड़ेगा? जो पहले से जख्मी है उसको कौन जख्म देगा? जो पहले से पीड़ा में है उसको कौन पीड़ा देगा? और जो पहले से प्यार में है उसको कौन प्यार करेगा? समझ रहे हो बात? तो वो बात है। तो भारी नाभिक टूटते हैं बेटा, भारी होंगे जो टूटने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। जितना ज्यादा विखंडन होगा हाइड्रोजन बम उतना ही क्या होगा? खतरनाक होगा। तो ये थे बेटा आपके पास यूनिट नंबर 2 सेमेस्टर 3 केमिस्ट्री के एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू। उम्मीद है ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे या इससे रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप सेमेस्टर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यूज लेकर। तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम। और कल का एग्जाम है, अब पतंगबाजी नहीं करनी है, पतंगबाजी हो चुकी है। और हवाबाजी भी नहीं करनी है, हवाबाजी जीवन में कर चुके हो पहले। अब केवल क्या करना है? आपको पढ़ना है।